पिछले कुछ सालों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चली गई है। पहले हम सिर्फ सोशल नेटवर्किंग या एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, पर अब जरूरी कामों के लिए भी करते हैं। और कोरोना काल ने तो इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंस को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, ऑनलाइन मूवीज, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। जिंदगी थोड़ी आसान तो हो गई, लेकिन इस आसानी के साथ बहुत तरह के खतरे भी आ गए, जिन्हें हम कहते हैं साइबर क्राइम। ये क्राइम्स बहुत तरह से हो रहे हैं। पैसों की ठगी, निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग वगैरह वगैरह। हाल ही में बेंगलुरु में सेक्सटॉर्शन मामले की जांच कर रही पुलिस ने साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऐसे कई केस आपको अपने आसपास देखने सुनने को मिल रहे होंगे। साइबर सेल ने देश भर में ऐसे करीब 4000 मामलों का खुलासा किया है। 2013 के बाद से भारत में साइबर अपराध लगभग 9 गुना बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए। उधर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हाल के दिनों में चेन्नई में साइबर क्राइम लगातार बढ़े हैं और इन अपराधों को किशोर यानी टीनेजर्स अंजाम दे रहे हैं। गुजरात में पिछले साल की तुलना में साइबर अपराध में 64% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले बेंगलुरु में दर्ज हुए हैं। दिल्ली में अप्रैल में साइबर क्राइम हेल्पलाइन लॉन्च होने के बाद से 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। ये लिस्ट और बढ़ सकती है। आज हम ऋचा के साथ में बात करेंगे ऐसे लोगों से जो साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। जानेंगे वो क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं, जिनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और हमारे साथ होंगे ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमें इन मुसीबतों से बचने का रास्ता सुझा सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि किस तरह हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, और अगर हम साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हों तो हमें क्या क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। अगर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम हुआ है, किसी तरह से आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, या इस मुद्दे पर अपनी कोई राय, अपने विचार रखना चाहते हैं, या हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आपके पास कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजें। आज ऋचा के साथ साइबर ठगी की बात। नमस्कार, आप हैं ऋचा के साथ, और इस पैकेज में आपने देखा कि कितना अहम मुद्दा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और वजह बहुत सिंपल है और बहुत ऑब्वियस है। हम सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। अब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बाकायदा कंप्यूटर खोलकर उस पर जाने की जरूरत नहीं होती, साइबर कैफेज जाने की जरूरत नहीं होती जैसे कई साल पहले होती थी। हर कुछ इतना आसान हो गया है। जैसा आपने देखा, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है 2 मिनट में, कहते हैं ना, द क्लिक ऑफ योर फिंगर। कुछ भी करना है, आपको सामान नया खरीदना है या अपना पुराना सामान बेचना है। लेकिन उसी के साथ बढ़ गए हैं खतरे, और बहुत सारे खतरे अभी इस पैकेज में आपने देखे। कुछ बड़े अजीब अजीब नए नए टर्म्स हम लोग सुनते हैं जो कई बार हमको समझ में नहीं आते। जैसे मैं देख रही थी, सेक्सटॉर्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ, सेक्सटिंग, स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग आजकल बहुत होती है, ट्रोलिंग, क्यूआर कोड स्कैम, रैंसमवेयर, इस तरह के बहुत सारे अपराध हैं। हमें कई बार समझ नहीं आता, और कई बार हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये अपराध हो सकता है। तो आप सबको चेताने के लिए, जगाने के लिए और सतर्क करने के लिए आज हम ये चर्चा ऋचा के साथ में कर रहे हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। किटी बहल और योगेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेश मल्होत्रा शायद अभी जुड़े नहीं है, किटी बहल जुड़ चुकी हैं। ये एक पत्रकार है, इंडिया हेड में मेरी कॉलीग हैं। और देखिए, कहा जाता है कि हमको पत्रकार बहुत अवेयर होते हैं, सब पता होता है ये बातें क्या हो रहा है दुनिया में हमारे आसपास। उसके बावजूद ये साइबर क्राइम विक्टिम भी बनी। क्या हुआ था इनके साथ, इनकी पूरी कहानी हम सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किटी बहल फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। और क्या क्या गलतियां, जैसे मैंने लगातार कह रही हूँ कि क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षित टंडन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ये काफी रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और साथ ही कर्णिका सेठ, ये भी रिनाउंड साइबर लॉयर एंड एक्सपर्ट हैं। और एडवोकेट पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल कमीशन फॉर साइबर सिक्योरिटी लॉ। बहुत जरूरी है हम ये भी समझें कि जब अपराध है तो उससे जुड़े हुए कानून क्या कहते हैं, एक विक्टिम को किस किस तरह की मदद मिलनी चाहिए, क्या वो मिलती है, क्या हमारा जो सिस्टम है पूरा, चाहे वो पुलिस हो चाहे लीगल सिस्टम, इतना इवॉल्व हो गया है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं। रक्षित टंडन जी और कर्णिका जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। थोड़ा आप लोग बताएं कि चूंकि आप लोग हर दिन बहुत सारे ऐसे क्राइम से डील करते हैं,
किस किस तरह के साइबर क्राइम आजकल बहुत कॉमन है और ऐसा लगेगा तो इतना सिंपल था, ये व्यक्ति इससे इतना बेवकूफ कैसे बन गया, ये पैसों का नुकसान कैसे हो गया। रक्षित जी आपसे शुरू करें। देखिए, धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपने इस कार्यक्रम को रखा और डिस्कशन को रखा है। देखिए, सबसे ज्यादा मतलब हर तरह के अपराध देखने को मिलते हैं और खासतौर से हर अपराध का एक फाइनल मकसद होता है आपका पैसा, आपका पैसे को चुराना। तो उसमें जैसे आपने एक शब्द बोला सेक्सटॉर्शन, ये इस समय मतलब लॉकडाउन के दौरान मैंने सबसे ज्यादा मामले देखे और उसमें आदमी बड़ा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपनी सोशल रेपुटेशन का बड़ा ख्याल होता है। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक दोस्ती की रिक्वेस्ट आती है, वो थोड़ी सी आपसे वार्तालाप करते हैं और अचानक से उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक का आईडी लेके वीडियो कॉल क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही वो वीडियो कॉल जनरेट होती है, दूसरे एंड पे एक अश्लील वीडियो क्लिप चल रहा होता है जिसके अंदर कोई डीप फेक या वैसा वीडियो भी हो सकता है, पॉर्न क्लिप होता है वो, और दूसरी तरफ वीडियो में आपका चेहरा होता है और ये उसको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और पैरेलल में आपके सारे मित्रों की लिस्ट जो है वो पहले से ही डाउनलोड करके रेडी रखते हैं। और जब वो स्क्रीन एडिट कर लेते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस वीडियो में थोड़ा कंज्यूम हो जाते हैं, देखने लगते हैं ये हो क्या रहा है, और दूसरा जो एकदम देखते ही काट देता है। दोनों केसेस में वो उसे रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं और उसको ऐसा बना लेते हैं जैसे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अगला एक व्हाट्सएप आपके पास आता है जिसमें वो वीडियो क्लिप होता है और नीचे लिखा होता है आपके 2 घंटे का समय है, इतने रुपए आप जमा करें वरना ये वीडियो आपके सारे मित्रों को भेज दिया जाएगा। और इन लोगों ने आपकी पैरेलल में पूरी लिस्ट डाउनलोड कर ली होती है। तो अभी अगर आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा हो तो अलवर पुलिस ने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा, दौसा राजस्थान से 8-10 लोगों को पकड़ा और उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। यानी कि इतना पैसा लोग उनको दे चुके होंगे इस फ्रॉड में। और ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, बड़े लोग, ऑफिसर्स, टीचर्स, जो उनको इजी वल्नरेबल विक्टिम लगता है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये है सेक्सटॉर्शन। थोड़ा सा रक्षित जी ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट या कुछ भेजते हैं, हम नहीं, अगर हम में से कुछ लोग होते हैं जो इतने केयरफुल तो होते हैं कि अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो इनको फिर हमारा फोन नंबर कैसे मिलता है? देखिए, ये आपसे ही चैटिंग के दौरान आपसे दोस्ती कर लेते हैं, 2-4 मिनट की बात करते हैं। इनकी प्रोफाइल बड़ी अट्रैक्टिव होती है, उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगी होती हैं और ये आपसे बात करने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं कि हम आगे वहां पे कंटिन्यू करेंगे बात व्हाट्सएप पे। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर नहीं भी देते हैं तो आजकल फेसबुक मैसेंजर पे भी वीडियो कॉल हो जाती है और इनके फोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ा होता है और ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल को हमें लॉक रखना चाहिए, क्योंकि एक इसी के पैरेलल दूसरा अपराध जो बहुत देखा जा रहा है, जिन लोगों की प्रोफाइल्स खुली रहती हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनको ये फौरन डुप्लीकेट करते हैं और डेस्परेट मैसेजेस भेजते हैं रात को 11:30-12 बजे कि आपके पास मेरी प्रोफाइल से 12 बजे मैसेज आएगा कि ऋचा जी जरा एक मेरे खाते में 5,000 रुपए डाल दीजिए, मैं अस्पताल में हूँ, मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे दवाइयां खरीदनी है और मैं कल सुबह आपको दे दूंगा। अब आपको लगता है 11-11:30 बजे एक मैसेज आपके मैसेंजर पे आ रहा है, मेरी प्रोफाइल है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, जो पहला एक हमारा सोशल रिएक्शन होता है कि चलो मदद कर दो। फिर अगले दिन सुबह हम हालचाल के लिए फोन करते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, तब आपको पता चलता है कि नहीं साहब वो मैसेज मैंने नहीं, मेरी नकली प्रोफाइल ने भेजा था। तो ये वाले मामले भी बहुत देखने को आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और इसके लिए हमें अपनी प्रोफाइल्स को लॉक रखना चाहिए, अपनी फ्रेंड लिस्ट को ओनली मी रखना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे अगर आपको कोई भी डेस्परेट मैसेज भेज रहा है तो पहले उसे संपर्क करें, उसका हालचाल लें, उसके बाद जरूर मदद करिएगा, लेकिन बिना वेरीफाई करें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में बड़ा आसान हो गया है। मैं ऋचा जी के नंबर से अभी करने का मैम को फोन कर दूंगा और आपका नंबर उनकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। तो ये तक टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने इस तरह के कैसे करेंगे आप? मतलब ये कि आप मेरा फोन हैक करेंगे, मेरा नंबर हैक करेंगे? ये सिखाऊंगा नहीं, फोन हैक नहीं करूंगा मैं, इंटरनेट कॉलिंग की मदद से तस्वीर बदल दूंगा नंबर की, एनवेलप चेंज कर दूंगा। हमारी भाषा में इसे कॉल स्पूफिंग कहते हैं। और आपने सुना भी होगा उत्तर प्रदेश में पीछे हमारी पुलिस ने पकड़े भी हैं ऐसे लोग जिन्होंने डीजीपी के नंबर से इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया था, जबकि वो डीजीपी साहब ने कॉल नहीं किया था। तो ऐसे कई मामले हमने सुने और ये भी एक तरीका है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है सोशल मीडिया पे, खासतौर से ये सेक्सटॉर्शन और ये वाले अपराध जो हो रहे हैं। और एक आखिरी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो
बहुत ज्यादा इस समय कॉमन है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बैंक की चाबी क्या है आज की तारीख में। आज इतने डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन, हम पे IMPS है, NEFT है, UPI है, भीम है, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, इतने प्रोडक्ट्स हैं। इन सब की चाबी क्या है? हमारा सिम कार्ड, हमारा मोबाइल नंबर। और आज इन हैकर्स की नजर रहती है कि किसी तरह से हमारे सिम को ये हाईजैक कर लें। इस अपराध को सिम स्वैपिंग कहा जाता है। और इस अपराध को अंजाम देने के लिए ये लोग के पास पहले से ही हमारा डेटा होता है। डेटा बड़ी गड़बड़ चीज हो गई है, आराम से चोरी हो जाता है। हम रोज मीडिया में पढ़ते हैं डेटा ब्रीच, डोमिनो का डेटा ब्रीच, फलानी कंपनी का डेटा ब्रीच। तो जब इन अपराधियों पे डेटा आता है तो ये एयरटेल या वोडाफोन का मुलाजिम बन के हमें कॉल करते हैं कि आपकी KYC खत्म हो रही है ऋचा जी, हमें आपका सिम बंद करना पड़ेगा, आप अपनी KYC करा लें। तो आप पहले तो कहेंगी मैं इस नंबर को क्यों मानूं, आप कौन है, आपका प्राइवेट नंबर। बोले साहब, कोविड की वजह से हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट नंबर से बोल रहे हैं। जी जी जी, ये हुआ है, बहुत हुआ है कोविड के दौरान लोगों के साथ। जब तक आप समझ पाएंगे, वो आपको 3 बड़ी निजी जानकारी बताएगा। वो बताएगा आपने 3 आखिरी बिल इतने रुपए के पे किए थे, आपने, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी मदर का नाम ये है, और आपने इस तारीख को ये सिम कार्ड खरीदा था। अब इतना सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा और वो धोखे से आपसे एक SMS 121 पे भिजवाएगा। और वो 121 पे SMS आपके फोन से जाते ही आपकी सिम बंद और हैकर का सिम चालू। और बस एक बार सिम आपके पास से गया। आप कह रहे हैं उसके 3 पर्सनल डिटेल्स उस तक कैसे पहुंचे होंगे, कैसे मिलेंगे इनको? डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच, ये जो डेटा चोरी हो जाता है इतनी आसानी से, उसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। कर्णिका सेठ जी, एक और स्कैम है, QR कोड स्कैम, ये क्या है? और अगर कोई आप बताना चाहें कि आजकल किस किस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड देन आई वुड लाइक टू गो टू किट्टी बहल। बिल्कुल, मैं QR कोड स्कैम से पहले ये बताना चाहूंगी कि जो जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनको काफी डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं, अब देश के खिलाफ कुछ लिख देता है कोई, या कोई साइबर टेररिज्म करे, कोई प्रोटेक्टेड सिस्टम का डेटा चुराना, ये सब जो है देश के अगेंस्ट है। अब उस केस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं, जैसे साइबर टेररिज्म को लेकर के हमारा जो IT एक्ट है बहुत क्लियर है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है उसमें। और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हम कहते हैं कि किसी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में आते हैं, जिसमें कि कंपनी का डेटा चुराया जाता है, IP फ्रॉड्स हो सकते हैं। और उसका जो वैल्यूएबल डेटा होता है, जैसे क्लाइंट डेटाबेस हो गया, या उनका कोई IPR है, कोई इन्वेंशन है, कोई सोर्स कोड है किसी चीज का, इम्पोर्टेंट जो डेटा है जिसमें इम्पोर्टेंट लॉस हो सकता है कंपनी को, वो उस चीज को लेके ब्लैकमेल किया जाता है। उसमें हैकिंग एक मेन ऑफेंस है, और बहुत सारे केसेस में फिशिंग फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें कि एक ईमेल आता है, जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय को आ सकता है कि इतना मनी यहाँ पर ट्रांसफर करना है क्लाइंट अकाउंट में, बट जो एक गलत ईमेल आईडी से, फॉर्ज्ड ईमेल आईडी से बनाया गया है। और उस केस में मैन इन द मिडल अटैक्स बहुत हो रहे हैं। तो जो पैसा है कंपनी का वो किसी और को पहुंच जाता है, और वहाँ कंपनी के बहुत लॉसेस हो रहे हैं। डेटा ब्रीच से अलग लॉसेस हो रहे हैं। फिर थर्ड कैटेगरी है जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे किसी की ले लेना, किसी का हेल्थ रिकॉर्ड है, किसी का अपना निजी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई किसी को मानहानि पहुंचाना, किसी को हैरेस करना, स्टॉक करना, या ट्रोल करना, या रिवेंज पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करना, ये बहुत कॉमन फ्रॉड्स हैं। तो अब हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली QR कोड की। उसमें ये होता है जो एप्स हैं, हम जिससे अमाउंट्स पेमेंट्स करते हैं, डिफरेंट पेमेंट्स, रेस्टोरेंट पेमेंट हो रहा है, किसी कोई पर्टिकुलर चीज खरीदी गई है, अब बहुत कॉमन पेमेंट एप्स हैं। अब उनमें क्या होता है कि QR कोड स्कैन करने को अगर एक पर्सन आपको कहता है कि आप वो आपको पे करना चाहता है, तो आप QR कोड स्कैन करके भेजिए। अब जब आपको जब आपको पे करना है तभी आप स्कैनिंग करते हैं। जब आपको पेमेंट रिसीव करना है तो नॉर्मली ऐसा नहीं। तो उसमें ये जो फ्रॉड है, इसी चीज को यूज करा जाता है इसमें। जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेंगे, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, रादर देन आपके अकाउंट में पैसा आएगा,
और लोग ये चीज नहीं जानते, और बहुत से केसेस ऐसे हमने हैंडल किए जिसमें कि ये QR कोड स्कैनिंग फ्रॉड्स हुए हैं। तो ये ऐप के थ्रू होता है, किसी ऐप के थ्रू करवाते हैं आपसे? पेमेंट एप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी पर्टिकुलर ऐप का, पर बहुत ज्यादा एप्स हैं इस टाइम पे जो मिसयूज हो रहा है उनका, और लोग इसे सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ये ज्यादा यूज हो रहा है। बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो, या क्रिमिनल्स हैं जो फेक अकाउंट्स खोल के यही देखते हैं कि किसका क्या फोन नंबर है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किसके अकाउंट में प्रोफाइल हैक कर सकता है, किसी का फेक प्रोफाइल बना सकता है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है फाइनेंशियली भी, और वैसे भी एक्सटॉर्ट कर सकता है बाद में। तो पिक्चर्स को मॉर्फ किया जा रहा है, पिक्चर्स को टर्न अराउंड करा जा रहा है, उसकी जो फैब्रिकेशन है वो इतनी ज्यादा टेक्निकली ये पॉसिबल हो गया है बिकॉज हमारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उन चीजों का, चाहे वो बच्चों की इमेज, ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ब्लैकमेलिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए ये क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप मानेंगे नहीं, आज के डेट में 11 सेकंड में हर एक साइबर क्राइम हो रहा है, 11 सेकंड। ओह माय गॉड, आप इंडिया की बात कर रहे हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड? मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, 11 सेकंड। और कोविड के दौरान 86% बोला गया था, पर क्राइम रेट बहुत इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 इयर्स में, बहुत ज्यादा, और इतनी अंडर रिपोर्टिंग है इस भय से कि मेरा डिफेमेशन हो जाएगा, या इस भय से कि पता नहीं लॉ एनफोर्समेंट कुछ करेगा नहीं करेगा, लोग डरते हैं रिपोर्टिंग में। अब कर्णिका जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अरुण कुमार सचान कह रहे हैं एटलीस्ट लेट अस नो द नेम ऑफ दोस एप्स सो दैट वी कैन बी अवेयर फ्रॉम देम। मतलब हम प्रोफेशनली हम इस चीज को किसी पर्टिकुलर एप्स को नहीं नेम कर सकते, बट इट विल नॉट बी एथिकली लीगली करेक्ट हियर, बट बहुत सारे रिव्यूज पढ़िए पहले, और बहुत सतर्कता रखिए, क्योंकि इस टाइम पे क्राइम इतना ज्यादा है कि बिना आप सतर्क लिए किसी ऐप को परमिशन मत दीजिए कि आपके कॉन्टैक्ट्स को ले ले। आप अपनी फोटोज के दे देते हैं कॉन्टैक्ट्स, आप अपनी उसकी एक्सेस दे देते हैं वीडियो लाइब्रेरीज की, पर क्या जरूरत है? किसी को अगर एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करना है या फूड ऐप डाउनलोड करना है तो इन सब चीजों की, और आपकी सिवाय लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के एक्सेस देने की कोई भी जरूरत है। आपको क्या लगता है ऋचा जी? मेरा जो सवाल है उसको लेकर मैं आऊंगी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि कई बार कुछ ऐप्स फिर आप डाउनलोड ही नहीं कर पाते अगर आप परमिशन ना दें, बट उसमें मैं बाद में आना चाहूंगी। ऐसा नहीं है, आपका हक है, ये राइट टू प्राइवेसी में आता है। देखिए, आप आज के टाइम में बात कर रहे हैं जब ये एक फंडामेंटल राइट है, कोई आपसे जोर जबरदस्ती करके डेटा नहीं ले सकता। जब तक कि एक्सप्रेस कंसेंट ना हो आपका, कोई आपका डेटा ना ले सकता है, ना रख सकता है, ना मिसयूज कर सकता है, ना उसका कोई और यूज कर सकता है। बट उसमें एक चीज और है ना, हम लोगों को उतनी मतलब उतना कोई डिटेल पढ़ नहीं रहा है, जो अग्री डिसएग्री बस कुछ चाहिए उसमें फटाफट हम अग्री पे उस पर क्लिक कर देते हैं। एनीवेज, पहले हम एक बार किटी को सुन लेते हैं। इनके साथ इतने सारे आपने कैटेगरीज ऑफ साइबर फ्रॉड्स बताए हैं। किटी, आप अपनी कहानी बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? जी ऋचा, मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलेट कर पा रही थी जिस तरह से कर्णिका जी कह रही थी कि हमारा खुद की रजामंदी होती है शायद इन एप्स के जरिए या किसी और जरिए भी, जो भी हमारे साथ, अगर मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ कुछ महीने पहले की बात है, तो मेरी मदर, उन्होंने जिस तरह से मुथूट एक कंपनी है वहां से लोन लिया हुआ था एंड वी वांटेड टू रीपे इट। हम तो काफी सालों पुराना, तो हम उसे खत्म करना चाहते थे, तो हमें उसे रीपे करना चाहते थे। तो हमने मेरी मदर का सुबह मुझे 10:30 बजे कॉल आया कि मैं इस तरह से जाऊंगी, आज मुथूट जाऊंगी और वहां पर रीपे कर दूंगी अपना लोन। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आप मुझे बता दीजिएगा जो प्रोसेस होगा, बाकी मैं ऑफिस में थी, मैं फोन पे आपको हेल्प कर दूंगी, आपको कुछ जरूरत होगी तो वो जाने से पहले पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे फोन पे, हमारी सुबह बात हुई थी 10 बजे, उससे पहले तो वो मुझे कह रही थी कि मैं जाऊंगी, उससे पहले मैं कॉल करके देख लेती हूँ, उनसे कॉल पे बात कर लेती हूँ कि मैं आज आ जाऊं या कैसे करना है। तो उन्होंने कॉल करना ही था, इतनी मेरी और मदर की बात हुई थी। आई थिंक मम्मी का आधे घंटे बाद मुझे कॉल आया 10:30 एंड शी टेल्स मी कि ना मुझे कॉल आ गया था मुथूट से और उन्होंने बोला कि आप फोन के जरिए ही ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप तो डील करती रहती हैं, आपको पता होगा फोन के जरिए हो जाता है, तो ठीक है। तो मैं बहुत बिजी थी काम में, मैं सुबह से काफी बिजी थी और मेरे पास आगे भी बहुत काम था, बिल्कुल मम्मी की बात सुनने का टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आप देख लीजिए। तो फिर मम्मी ने कॉल किया, मम्मी कहती है कि वो कह रहा है कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने, किसी का मम्मी के पास कॉल आया एक्चुअली 5 मिनट बाद ही।
तो उनसे मम्मी ने फोन पे बात करी और बोला अच्छा आप मुथूट से बात कर रहे हैं। मतलब मम्मी की भी मिस्टेक थी, वो मम्मा को लगा कि शायद उन्होंने जिस नंबर पे कॉल किया उस पे किसी ने कॉल उठाया नहीं और 5 मिनट बाद किसी का कॉल आया, वो फ्रॉड कॉल थी। अब पता नहीं हमें वो कैसे कॉल आया, किसको कैसे पता चला, ये तो हमें आज तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए। 5 मिनट बाद किसी का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बैंक रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया, पता नहीं मम्मी को। मम्मी ने बोला अच्छा आप मुथूट से फोन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मम्मी ने बोला हमें ये अपना जो लोन है क्लोज करना है, तो कैसे? तो उसने बोला कि फोन पे कर सकते हैं। तो उसने बोला कि आप मुझे ना अपना ये अकाउंट का ही बता दीजिए कि आपका कितना रहता था, तो मैं आपको अभी प्रोसेस बता देता हूँ। तो मम्मी की मिस्टेक थी शायद, उन्होंने पहले मम्मी ने मिस्टेक की, उसके बाद मैंने भी मिस्टेक की है। मम्मी ने उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मोबाइल पे फोटो उसकी भेज दी। अब उन्होंने भेज दी तो उसने तो अब मम्मा माय मदर इज अ हाउसवाइफ, आई मीन उनको शायद थोड़ी बहुत समझ है, डील जरूर करती है, पर इतनी समझ नहीं थी कि कोई फ्रॉडस्टर भी कॉल कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने लगा वहीं से कॉल आया है, उन्होंने कॉपी भेज दी फोन पे और उसके बाद देन शी कॉल्ड मी। फिर मेरी बात हुई तो मम्मी ने बोला कि ऐसे बात हो गई है, वो शायद तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस आदमी ने मुझे कॉल किया और मुझे एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो फोटो भी मुझे ठीक लगी, शायद मुझे लगा ठीक था, किसी ने मुझे कॉल किया है, मुझे लगा नहीं। अब आप कैसे बता सकते हैं कोई फ्रॉडस्टर है? टाई पहनी हुई थी, सूट पहना हुआ था, मुझे लगा कोई एग्जीक्यूटिव ही है। उन्होंने कॉल किया मुझे और बताया कि इस तरह से आपकी मम्मी से बात हो गई है, डॉक्यूमेंट भेज दिया है, तो हम प्रोसेस यहाँ से शुरू कर देते हैं, पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको 1500 रुपीज़ अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं। तो मैंने बोला कि पैसे तो आपको हमें देने हैं, हमें थोड़ी आपको देने हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैम ये ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको अगर फ़ोन से हम कर ही देंगे आपका प्रोसेस, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत बिजी काम में, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जल्दी बताइए। फिर मैंने किसी ऐप के थ्रू उन्हें 1500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये ट्रांसफ़र हो गए तो थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था, मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे कभी हुआ नहीं तो समझ नहीं आया, पता नहीं। तो उनका दोबारा कॉल आया, कहते मैम आपका प्रोसेस शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और थोड़ी देर में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं उस टाइम बिजी इतना, तो उन्होंने बोला कि मैम कुछ ना प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको 12,500 रुपये और डालने हैं। तो मैंने तो उनसे कई सवाल पूछे, मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, 12,500 रुपये मुझे अकाउंट में डालने हैं, आपने पैसे देने, आप क्यों मुझसे और पैसे मांग रहे हैं? मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली उन्होंने मुझे क्या प्रोसेस समझाया था। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ। तो मैंने किए नहीं पैसे ट्रांसफ़र। उसके बाद मुझे किसी और का कॉल आया, उन्होंने बोला हम मुथूट से बोल रहे हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैम यहाँ से। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट से पहले भी एक कॉल आई थी, 3 कॉल आई थी मुझे। एक किसी का कॉल आया, कुछ सीनियर मैनेजर उन्होंने शायद मुझे बोला था कि मैम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही वाज आई थॉट साउथ इंडियन एक्सेंट में बोल रहे थे, तो मुझे लगा आई कुड रिलेट, सो आई थॉट मे बी ठीक ही है। उन्होंने बोला कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस इनिशिएट करने के लिए आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाकी जो आपका बैलेंस है, इतना बैलेंस आपका बचा आपके अकाउंट में से, आपके अमाउंट में से, और 12,500 ऐड होके आपके पास वापस आ जाएगा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, आई स्टिल कुडंट ट्रस्ट देम। तो आप रिचा मानेंगे नहीं, मैंने 2 बार तो मैंने उनको 2 लोगों को मना किया, फिर तीसरी बार मुझे किसी का कॉल आया, वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने बोला मैं वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा अच्छा, तो वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपके ये 2 एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे कॉल किया, ये कह रहे पैसे ट्रांसफर कर दो, ऐसे कैसे मैं पैसे ट्रांसफर कर दूँ? कहते हैं नो मैम, ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। नहीं मैम प्रोसेस है, यहीं से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, दिस हैज बीन हैपनिंग टू अदर कस्टमर्स ऑल्सो। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा कुछ 1.5 लाख का था वो अमाउंट जो उन्होंने हमें देना था। तो मुझे लगा 12,500 शायद ज़्यादा नहीं है, तो शायद ऐड होके वापस आ जाएंगे। फिर ये करते करते हमें दोपहर हो गई थी, मतलब मैंने सुबह से दोपहर तक इतनी कॉल्स अटेंड कर ली थी। बीच में वो पहला एग्जीक्यूटिव मुझे 2-3 बार कॉल कर चुका था। या दे डिड दोपहर तक मैंने नहीं पैसे ट्रांसफर किए थे। फिर मैंने बोला अच्छा चलिए मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। बीच में मम्मा को अभी कॉल आया, मम्मा ने बोला कि हो गया प्रोसेस। मैंने बोला पता नहीं वो कह रहे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो मम्मा ने भी पूछा कि क्यों कह रहे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। मैंने कहा कह रहे कि ऐसा प्रोसेस है। तो मम्मा को तो समझ नहीं आया, कहती अच्छा। तो फिर मैंने 12,500 ट्रांसफ़र कर दिए। दोपहर तक मैंने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए।
तो रिचा मैं ऑफिस मेरा खत्म हुआ 4 बजे, तो मैं 4 बजे घर जा रही थी, रास्ते में मुझे दोबारा कॉल आया उसी एग्जीक्यूटिव का, एंड देन ही सेड कि मैम 25,000 रुपए और ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने बोला, तो मैंने कहा बोल कौन रहा है, मैंने कहा आप बात कहाँ से कर रहे हैं, मैंने कहा आपकी अभी डिटेल निकलवाती हूँ मैं। तो उसने बोला नहीं, बहुत देर तक कन्विंस करता रहा, नहीं मैम आपकी वजह से मुझे डांट पड़ गई ऑफिस में, आपका प्रोसेस रुक गया, मैं तो बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा था पर आप बिजी थे, आप कह रहे थे ऑफिस में, तो आप बीच में ट्रांसफर नहीं कर पाए पैसे। मैंने कहा आप मुझसे 14,000 रुपए ले चुके हैं, उसके बाद आप मुझसे 25,000 रुपए और मांग रहे हैं। तो फिर इतनी बहस हुई, तो मैंने उससे बहुत डांटा। जब मैं रास्ते में गाड़ी से वापस जा रही थी, मैंने बहुत डांटा उसे। मैंने कहा मैं समझ गई हूँ, फ्रॉड कर रहे हो तुम मेरे साथ, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और आप मेरे पैसे अभी के अभी वापस करिए। तो कहता जी मैम ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने फोन रखा। उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैं मुथूट ब्रांच जा रही हूँ, अभी आपकी ब्रांच में कॉल करती हूँ मैं। किटी यहाँ मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि उसके बाद जब आपको समझ में आ गया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया उस स्टेजेस पर हम एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे वापस, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन अभी तक की जो आपकी कहानी है, डॉक्टर पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर पवन दुग्गल, आपको मैं शामिल करना चाहूंगी उसमें। आपने पूरी कहानी किटी की सुनी। आई थिंक आप लोगों के लिए तो ये रोजमर्रा की कहानी है, नथिंग अनयूजुअल। मेरे दिमाग में ये कहानी सुनकर ये आया कि बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनियों का नाम लेकर इतने बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? मतलब जो विक्टिम है वो तो, जितनी गलतियां किटी ने की होंगी वो तो है ही, बट ओवरऑल सिस्टम में इतनी बड़ी कंपनी का नाम लेकर इतनी हिम्मत है ये फ्रॉडस्टर्स की, कर पा रहे हैं? देखिए ऋचा जी, आज जो है हम कोविड-19 के दरमियान गुजर रहे हैं, और इस दौर में 2 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एक है फियर और दूसरा है पैनिक। ये 2 एलिमेंट्स को ही टारगेट और वेपनाइज करते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। तो जब तक ये बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। अगर बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, आपको 2-3 ऐसी चीजें बताएंगे, आप कहेंगे साहब हो सकता है उसी कंपनी का होगा। तो जो अगर हम ब्रॉड पिक्चर देखें तो ये एक रूटीन स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और ये बहुत सारा प्रोसेस जो है ना, हम इसे जामतारा मशरूमिंग प्रोसेस बोलते हैं। जामतारा झारखंड में एक इलाका है जहां पर अधिकांश लोग साइबर क्राइम में जुड़ चुके हैं, लेकिन ये पहले एक इलाका हुआ करता था। लेकिन जब से कोविड-19 आया है तब से अब ये जामतारा वाला मॉडल जो है, जहां पर साइबर क्राइम एक इकोनॉमिक मॉडल पूरा एक गांव, एक छोटा शहर अडॉप्ट कर लेता है, वो अब पूरे राष्ट्र में, पूरे अलग अलग राज्यों में अब फैल सा चुका है। और ये जो आज आपने बताया है, ये रोजमर्रा का काम है, रोज लोगों के साथ होता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो सकता, सारी दुनिया के साथ हो सकता है। लिहाजा लोग करते हैं। हम सब लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। तो रक्षित जी, आप अगर 2 या 3 इंपॉर्टेंट गलतियां बता पाए किटी और उनकी मम्मी की तरफ से। मुझे लगता है सबसे पहले तो मम्मी ने जो कंपनी का नाम बोल दिया, बट अदरवाइज द हाइलाइट्स दैट यू हैव नोटिस्ड। तो देखिए, कभी भी आप ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कोई भी आउटगोइंग कॉल कस्टमर केयर को करते हैं, तो वो आपकी खुद की डिटेल्स पहले वेरीफाई करते हैं। वो आपका अकाउंट नंबर की बात करेंगे, ठीक है, ये लोन अमाउंट नंबर है आपका, ये अकाउंट नंबर है। जब तक कोई ऐसी डिटेल वेरीफाई नहीं करते हैं, आपको 1 रुपया भी उनको जमा नहीं करना है। पहली बात तो देने का कोई पॉइंट ही नहीं था यहाँ पे। इस मेथड में 2 बातें हैं मेरे सामने आ रही हैं। एक बिल्कुल सिमिलर जो किटी के साथ हुआ है, अभी मेरे पास 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है। एक महिला का नया क्रेडिट कार्ड अराइव हुआ, उसने खोला, उसमें लिखा था इस नंबर पे कॉल करिए और कार्ड एक्टिवेट करिए। वो उस नंबर को कॉल किया, वो कॉल आंसर नहीं हुआ, और उसके 5 मिनट बाद एक इनकमिंग कॉल आ गया। उन्होंने भी यही बोला, आपने बैंक को कॉल किया था? बोले हाँ, मैंने अपने कार्ड को एक्टिवेट करना था। बोले लाइए हम करा देते हैं, और हम कराने के चक्कर में उनके 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। तो एक जो मेरा दिमाग यहाँ पे ठनक रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ ब्रीच हो रहा है। या तो हमारे यहाँ कोई मोबाइल ऐप्स ऐसे इंस्टॉल हो जाते हैं, मैलवेयर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पीछे इंस्टेंट लोन के बहुत बड़े रैकेट्स पकड़े गए थे, जो एप्स हमारे फोन की कॉन्टैक्ट बुक और कॉल लॉग्स को कैप्चर कर लेते हैं और हैकर तक ये डेटा पहुंचा देते हैं। तो आज कोई भी ऐसी इनकमिंग कॉल के ऊपर अपनी ऐसी बैंकिंग और फाइनेंशियल जैसी जानकारी देने से पहले खुद आप पहले ये चेक करिए कि वो
किस बारे में बात कर रहा है, उसका सिर्फ ये कह देना। ये चीज मेरे ध्यान में भी गई कि 5 मिनट पहले किटी अपनी मदर से बात करती हैं कि लोन चुकाना है, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन करना है, और उसके इमीडिएटली बाद कॉल आ जाता है। तो 100% हाँ, उनके फोन्स में कोई ना कोई एडवेयर या मैलवेयर ऐसे पहुंचे हुए हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को ब्रीच करते हैं। ट्रू कॉलर जैसे एप्स खुद दिखा देते हैं कि हम किसे कॉल कर रहे हैं और हमारा फोन बिजी है या नहीं है, और कई बार ये डेटा किसी ना किसी माध्यम से शेयर होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप अपने अभी मोबाइल ब्राउजर पे एक प्रोडक्ट सर्च करिए नॉर्मल ब्राउजर पे, और उसके बाद बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आप कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको उसी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखाई देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज ये एडवर्टाइजिंग जो एल्गोरिथम है, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग वाली, ये हमारे कॉल्स पे भी लागू है, क्योंकि हम लोग कई एप्स के अंदर माइक्रोफोन की परमिशन दे देते हैं, तो आपको वही चीज वहां दिखाई देने लगती है। तो इनकमिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड, तो लेट अस फर्स्ट गेट टू नो द वेरिफिकेशन। और डेटा ब्रीचेस बहुत हो रहे हैं, तो आज कंपनीज को कोई पैसा ऐसा दिया नहीं जाता है, ओटीपीज दिए नहीं जाते हैं, और कस्टमर केयर जैसी कोई सुविधा अगर आपको चाहिए तो पेरेंट वेबसाइट से लेनी चाहिए, गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि इन्होंने तो गूगल को भी पॉल्यूट कर दिया है। विज्ञापन दे दे के नकली और नंबर और वेबसाइट को ऊपर पहुंचा दिया है और असली को नीचे दबा दिया है। तो कभी भी अगर आपको किसी कमर्शियल एप्लीकेशन में कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो कृपया करके डायरेक्ट गूगल से ना सर्च करके उसकी पेरेंट वेबसाइट से मदद मांगे। जी किटी, आपने पेमेंट किसी ऐप के थ्रू किया है, राइट? जो आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो आपने नेट बैंकिंग से नहीं किया, किसी ऐप के थ्रू किया, और मुथूट के नाम भी नहीं किया, वो पैसा किसी प्राइवेट आदमी के नाम दिया होगा। जी, किसी के। हाँ, अब मैं समझना चाह रही हूँ कर्णिका जी, एक ऐप से हम पे कर रहे हैं, हमको ये समझ में भी नहीं आ पा रहा है किसी तरह से कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, किसी गलत को कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेमेंट एप्स है वो सब हम सबके फोन में है ही, तो कैसे समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं? पहली बात है, बिल्कुल क्रेडिबल एप्स जो हैं, रेप्यूटेड एप्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, और उसमें भी बहुत सावधानी से बरतना चाहिए, क्योंकि जैसा कोई नेट बैंकिंग करता है तो वो HTTPS साइट देखता है, और वो देखता है कि जेन्युइन बैंक की ही साइट है, क्योंकि कई बार ये एक छोटा सा अक्षर, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम है, उसके आगे एक पर्टिकुलर अक्षर लगा दिया, तो उससे आपको लगेगा कि वही बैंक का नाम है, बट वो आपके ध्यान में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये वेबसाइट और जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और लोग कई बार गूगल में ही जस्ट टाइप करके बैंक का नाम और कोई भी साइट आती है ऊपर, और उसी पे चले जाते हैं और नेट बैंकिंग कर लेते हैं। वो भी कितना गलत है, क्योंकि ऐसे करने से तो वो अपनी जेन्युइन यूजर आईडी और अपना पासवर्ड, नेट बैंकिंग पासवर्ड, किसी भी ऐसी क्रिमिनल साइट से शेयर कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं। और जैसे QR कोड की बात करी हमने, अगर हम UPI हैंडल यूज कर रहे हैं तो भी बहुत ध्यान से देखें कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है उसी पर्सन का है जिसकी फोटोग्राफ है या जिसका नेम दिख रहा है। पहले 1 रुपया भेज के देखें कि भाई जेन्युइन भी है। लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हैं जिसमें कि फेक प्रोफाइल एंटिटीज यूज हो रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, और तो 2-3 चीजें तो हम लोग चला जाता है। जी, तो हम लोग जब रिकैप करेंगे तो एक बार फिर से हम अपने एक्सपर्ट से कहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी हाल में हमारे घर में ऐसा हुआ, मेरे ब्रदर ने एक सोफा बेचना चाहा, और एक अगेन रेप्यूटेड साइट फॉर बाइंग एंड सेलिंग, वहां पर जो कस्टमर जिसका कॉल आया वो तुरंत मान गया जो अमाउंट कोटेड था। तो हम लोग को थोड़ी हैरानी भी हुई कि इतने अमाउंट तुरंत मान गया, और फिर बस 1 घंटे बाद कि सर हम आपको एक OTP भेज रहे हैं। जैसे उसने कहा OTP भेज रहे हैं, तो थैंकफुली वो अवेयरनेस थी कि किसी OTP पे कहीं कुछ करना नहीं है, तो हम बच गए वो फ्रॉड होने से। तो उस पर हम आप लोगों से एक बार फिर से वो करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे समझनी है किटी, बहुत शॉर्ट में अगर आप ये बता दें, क्योंकि पवन दुग्गल जी, रक्षित जी करने का मैं एक सवाल उठाना चाह रही हूँ कि क्या अब हमें इतना क्रिमिनल ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास हो गई है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो या जो साइबर सेल्स हैं, उतनी वेल इक्विप्ड नहीं है इनसे डील करने के लिए? किटी बहुत शॉर्ट में, समय थोड़ा सा कम है, कहाँ आपको दिक्कत आई जब आप शिकायत करने गए? शिकायत में करने की सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई, नोएडा में गई मैं यहीं पर। तो उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन गई, तो उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, आपकी कंप्लेंट यहाँ हो गई है, तो उसके बाद आपको साइबर सेल जाना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पता किया, साइबर सेल नोएडा में कहीं थोड़ा आगे है, 100 समथिंग सेक्टर में है, वहां पर भी मैं गई। तो वहां पर जाके मैंने कंप्लेन करी, एक सीनियर ऑफिसर से भी मैं वहां पर मिलकर आई, उनसे पर्सनली भी मैंने बताया, सिंस मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सेस था, मुझे अंदर ऑफिस जाने का एक्सेस था, तो मैं पर्सनली अपनी कंप्लेन भी अंदर तक बोलकर आई। बाहर तो मैंने रजिस्टर करी। उसके बाद आम आदमी होगा किटी,
तो उतना भी नहीं हो पाता नहीं शायद नहीं हो पाता। तो लेकिन कोई आम आदमी में या मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई फर्क नहीं रह गया एक्चुअली। मेरी कंप्लेंट का कुछ हुआ नहीं। मैं गई अंदर, बात करके आई सर से, सर ने बोला अच्छा ठीक है आपकी कंप्लेंट हम अभी प्रोसेस करवाते हैं। मुझे किसी के पास, किसी अंदर ऑफिसर के पास भेजा, उन्होंने वहां मेरी कंप्लेंट लिखी, उन्होंने फिर से मुझसे सारा प्रोसेस पूछा। पहले मैं यहाँ पास के सेक्टर थाना 20 में पूरा प्रोसेस बता के आई थी, फिर मैंने वहां पर चली है 3-4 बार तो मैंने प्रोसेस बताए हैं, सीनियर पुलिस ऑफिशियल को भी बताया, उसके बाद भी जिसके पास उन्होंने मुझे भेजा उनको फिर से मैंने प्रोसेस बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी कंप्लेंट का देखते हैं। मैंने कहा ये देखिए ये चैट जो है, ये जो आदमी है, ये मुझे अभी व्हाट्सएप पे लाइव दिखाई दे रहा है, आप इसको कॉल तो करिए, कम से कम ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, आप कम से कम कॉल तो करिए उसको। मैडम अब तक तो हो चुका होगा, मैडम अब क्या होगा, करेंगे हम आपको कॉल करेंगे, आपकी पहले कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं। मैं उनसे कह रही हूँ, मैंने कहा मैं उसे मैसेजेस भेज रही हूँ, मेरे डिलीवर हो रहे हैं, वो देख रहा है मेरे मैसेजेस, आप कम से कम एक बार कॉल करके धमकाइए, कुछ तो करिए आप। तो किसी ने कॉल तक भी नहीं किया। मतलब तो कुछ एक्शन नहीं हुआ किसी, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? पैसे वापस आना तो दूर की बात, पैसे तो दूर की बात है। उसके बाद मैंने फिर से साइबर सेल में कॉल भी किया, फॉलो अप भी किया। उन्होंने बोला आपकी कंप्लेंट को हम देख रहे हैं मैडम। तो मुझे इतने दिनों तक ही यही रिस्पांस मिला और कोई कॉल नहीं आया। फिर आपने छोड़ दिया होगा, आप हिम्मत हार गई होंगी कि अब। पवन दुग्गल जी, कहाँ कमी रह रही है? क्यों नहीं हमारा सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड है कि एक विक्टिम की बात ना तो मतलब कंप्लेंट ली जाए, पैसे वापस करवाए जाए, कुछ तो हो उसमें? देखिए, सिस्टम की बहुत खामियां हैं। पहला तो ये सिस्टम इतने बड़े तादाद पर इतने सारे साइबर मामलों को डील करने के लिए सक्षम नहीं था। पहले हम लोग क्या करते थे, कोर्ट से पहले चलो जी आपने एक स्टेट में आपने एक साइबर सेल बना लिया, सोचा कि चलिए सारे मैटर्स एक ही साइबर सेल करेगा। कोविड-19 ने तो पूरी रियलिटीज को उल्टा कर दिया। आज हर चीज में साइबर घुस गया है और कोविड-19 के आने के बाद एक नया युग प्रारंभ हो गया है। गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है और ये जो स्वर्णिम युग साइबर क्राइम का है अगले कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। तो लिहाजा अगर आप सिस्टम के ऊपर विश्वास करें और कहें कि यहाँ पर मुझे रिलीफ मिलेगा, तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार पैसा चला गया तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वापस नहीं आता। अगर आप उस एक्सपीरियंस से अपनी सीख ले लीजिए और आने वाले समय में अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से बचा सके, ये पहली सीख है आपके लिए। दूसरी बात, अगर आपने एक्शन लेना है तो तुरंत लेना है। भारतीय सरकार का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर जाके रिपोर्ट जरूर करें। ठीक है, ये ऑफिशियल पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वहां पर जाके रिपोर्ट करें और आपकी रिपोर्ट जनरेट भी हो जाएगी और कुछ देर बाद उसकी कार्रवाई होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, तो आप बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को 72 घंटों में जरूर लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 72 घंटे में लिखेंगे और उन्हें लिखत में शिकायत डालेंगे कि साहब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मेरी गलती से नहीं हुआ है या मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आरबीआई कहता है कि जितने पैसे आपके गए हैं वो सारे के सारे पैसे बैंक आपके अकाउंट में वापस डालेगा। वो दूसरी बात है कि बैंक आजकल जलेबी बनाएगा और आपको गोल गोल घुमाएगा, लेकिन अगर आप आरबीआई की नोटिफिकेशन उनको लगातार दिखाएंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, वो सारा का पैसा आपको वापस देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों चीजें जी सॉरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आई थिंक किटी जैसे लोगों को, हम सब लोगों को समझना है कि अब साइबर सुरक्षा को हमें जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना है। उम्मीद ना करें कि सरकार हमारे रिलीफ पर आएगी अगर हम गड़बड़ करेंगे। देखिए, अगर हम खुद ही इस तरह की फ्रॉड का हिस्सा बनेंगे तो लाजमी सी बात है पैसे तो जाएंगे, आपका एक बैड एक्सपीरियंस भी होगा और कहीं ना कहीं विश्वास जो है प्रशासन पर वो भी शायद टूट सा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही प्रबल बनाइए, अपनी साइबर सुरक्षा को सुरक्षित रखें और सरकार का दायित्व बनता है कि वो जितनी जल्दी, अब ये बहुत बड़े स्केल पर इन साइबर सेल्स को ज्यादा एक्टिवेट करें, लोगों को इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करें, उतना अच्छा हो। सर, आप पवन जी, आपकी बात से मुझे वो लग रहा है कि लिख दिया जाता है ना, सवारी अपने सामान के लिए खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही ध्यान रखें। किटी, आपने ये cybercrime.gov.in पर आपने मेल किया, आप लॉग इन करके आपने कंप्लेंट फाइल की क्या? कि आपने ये काम किया या सिर्फ आप नोएडा पुलिस के भरोसे बैठी रही? किटी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। मीनवाइल रक्षित टंडन जी, नेशनल हेल्पलाइंस भी हैं। मैं साइबर क्राइम ऑफिस गई थी तो मुझे याद नहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं कि उन्होंने मुझे किटी, आपका नेटवर्क खराब गड़बड़ हो रहा है।
इसमें एक ये जो पवन जी ने बताया मैम, इसके साथ साथ एक सिटीजन फ्रॉड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। एक हेल्पलाइन नंबर तैयार किया है 155260। इस पे 155260 260। इस पे इमीडिएटली कॉल करने से हम फ्रॉड किए हुए पैसे को रुकवा सकते हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहे थे, तो हमें उसमें बताया गया कि करीब 5 करोड़ रुपया रुकवाया है फ्रॉड से और 2.25 करोड़ रुपया वापस कराया है पीड़ितों को। लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जैसे किटी जी के साथ उसी समय हुआ, वो थाने गई, थाने से फिर उन्हें साइबर सेल भेजा गया, वो टाइम वेस्ट हो गया। उसी समय अगर 155-260 पे, और उसमें एक कस्टमर को थोड़ा जागरूक ये होना है कि उन्हें 4 चीजें बतानी जरूरी है। पेमेंट की रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और पेमेंट बेनिफिशियरी। आपके एसएमएस में ये चारों चीजें लिख के आती हैं कि मैंने पैसा फलाने वॉलेट को दिया, मेरा पैसा फलाने वॉलेट में कट गया, ये उसका रेफरेंस नंबर है और ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट और टाइम, जो एसएमएस का टाइम आता है 11:55 ये 4-5 जानकारियां 155-260 पे लॉक कराएं। उसके इमीडिएटली बाद जो सर ने बताया, पवन सर ने, cybercrime.gov.in पे अपना लॉगिन ओटीपी करके साइबर फ्रॉड ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड वाली कैटेगरी में अपना कंप्लेंट रजिस्टर करें। आप पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा और आपको पूरी उम्मीद है कि हम वो फ्रॉड को पैसा जाने से रोक लेंगे। ये लोग पुलिस से 155260 में सारे बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, नोडल्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करी है इस हेल्पलाइन से, और जैसे ही कोई फ्रॉड रिपोर्ट करता है तो वो उसकी पूरी ट्रेल को फ्रीज कर देते हैं। वो पोर्टल एक बार फिर से बता दीजिए रक्षित जी। 155-260 155260। और ये हर स्टेट में हल्के हल्के लाइव होता जा रहा है। इसकी जानकारी आपको रेड टिकर के रूप में cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे मिलेगी, मिल जाएगी। ठीक है, उसमें एक रिसोर्स मैनुअल दिया हुआ है जिसको जरूर पढ़ें इमीडिएटली और अपनी कंप्लेंट 155-260 पे कराएं। तो अभी दिल्ली पुलिस ने भी काफी अमाउंट वापस कराया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं ट्विटर पे देख रहा था, बल्कि आज हमारी एडीजी साइबर क्राइम साहब के साथ मीटिंग थी लखनऊ, तो उन्होंने खुद उसमें बताया कि करीब 5 करोड़ रुकवा लिया गया और 2.25 करोड़ पीड़ितों को वापस करा दिया गया। एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, अगर किटी ने समय रहते थोड़ा ऑनलाइन या साइबर सेल में जाके कंप्लेंट की होती, मुझे लगता है जो पुलिस वाली बात हम कह रहे थे कि अभी उतना इक्विप नहीं है या उतनी समझ नहीं है टू डील विद साइबर क्राइम्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह तो यही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप सही लोगों के पास मदद के लिए जाएं। मैं आप चूंकि अब समय की बहुत कमी है, मुझे लगा था कि हम मतलब आज अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हम लोग टच कर पाए, कई सारे सेशंस और करने होंगे। इसलिए चलते चलते मैं आप सबसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी, जिसमें मैं चाहती हूँ आप अपने एक्सपीरियंस से कोई भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो सब लोगों को देना चाहें कि उन्हें कोई, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या कोई भी इस तरह का सोशल नेटवर्किंग पे इंटरैक्शन जो भी है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्णिका जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कोई ऐसा लिंक ना खोलिए जिसपे आप सोर्स को आपने वेरीफाई नहीं किया हुआ हो, बिकॉज वहां से बहुत सारे फ्रॉड्स पैदा होते हैं। सेकेंडली, जब भी आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन नेट पे डालते हैं, चाहे वो अपनी प्राइवेट पिक्चर्स हो या किसी भी वॉलेट में कहीं भी डालते हैं, पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और उसकी सिक्योरिटी सेटिंग जरूर सेट कर लीजिए। ये 2 अहम इश्यूज। ठीक है, तो एक तो कोई भी अननोन लिंक्स जो आपको लगता है कि कोई वेरीफाइड सोर्स है नहीं है, उसको क्लिक ना करें। और दूसरा एक बार फिर से बता दीजिए। कोई भी आप ऐप यूज करते हैं या कोई पर्टिकुलर सर्विसेज यूज करते हैं नेट की, चाहे वो क्लाउड बेस्ड हो या जैसे भी हो, उस पर कोई भी आप अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, तो वो सर्विस लेने से पहले उसको पहले टर्म्स पढ़ लीजिए। और दूसरा, उसमें जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, कि आप चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे भी चला जाए, या वो सिर्फ आपकी व्यूइंग के लिए है, या वो सिर्फ फ्रेंड्स के व्यूइंग के लिए है, किस चीज के लिए है, वो सिक्योरिटी पैरामीटर भी बहुत जरूरी है डिस्कस करना, डिसाइड करना। सिक्योरिटी पैरामीटर्स पे ध्यान रखें। रक्षित जी, देखिए, आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैंक्स ने हमें एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बिजली के स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ, आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से और नेट बैंकिंग से, मैं अपने सारे कार्ड हमेशा ऑफ रखता हूँ। और ऑफ करने के लिए भी उसमें 4 पैरामीटर्स हैं। मुझे कॉन्टेक्टलेस वाला कार्ड बंद करना है, पीओएस मतलब स्वाइपिंग बंद करनी है, कैश एटीएम बंद करना है और ई कॉमर्स बंद करना है।
मैंने सबको तो बंद करना है, मतलब आप क्या रोज रात में उसको बंद करेंगे, फिर सुबह जब आपको ट्रांजैक्शन करना है तो बंद है? अब मेरा बंद अच्छा, है, बंद। मैं गया पेट्रोल पंप पे, मैंने कार्ड स्वाइप करना है, मैंने मोबाइल ऐप खोला, कार्ड सेटिंग्स में गया और मैंने पीओएस का बस ग्रीन बटन को टॉगल करना है, ऑन करना है। ऑन दबाते ही मेरा कार्ड चलने लगेगा, ऑफ दबाते ही मेरा कार्ड नहीं चलेगा। तो एक ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। आरबीआई ने अप्रैल में इसको कंपलसरी कर दिया था। एक बटन होता है आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप में, स्विच ऑन स्विच ऑफ योर कार्ड या मैनेज योर कार्ड लिमिट, इसके थ्रू ये किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि मतलब मोबाइल बैंकिंग ऐप फोन पर होनी चाहिए? जैसे मैंने अपने फोन पर मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं की हुई, मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैं लैपटॉप ही खोल के करती हूँ, तो इज इट ओके? लैपटॉप से अपना कार्ड ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अपना। अगर आप ऐप नहीं रखना चाहती हैं, वैसे ऐप रखने में कोई हर्ज नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे करती हैं तो आप अपना कार्ड ऑन और ऑफ रखिए नेट बैंकिंग पे। अब आपने जिंदगी में इंटरनेशनल जाना नहीं है, अभी हाल फिलहाल तो कोई नहीं जा सकता कोविड में, तो इंटरनेशनल को ऑन रखने की क्या जरूरत है? इंटरनेशनल को ऑफ कर दीजिए। जिस दिन आप विदेश में कुछ खरीदने जाएं तब आप ऑन कर लीजिएगा। तो ये एक सावधानी बहुत जरूरी हो गई है कार्ड के इश्यूज को देखते हुए। ठीक है, और कोई आप कोई और एडवाइस देना चाहें? आजकल ये ऑनलाइन जॉब्स और ऑनलाइन पैसा डबल करने के बहुत नकली मैसेजेस आ रहे हैं। जी, वो किसी ने लिखा यूट्यूब पर भी आजकल ये फ्रॉड कर रहे हैं लोग, यूट्यूब वीडियोस बनाकर वीडियोस दिखा के। और एक और इन लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी है, आप और हम जैसे और पवन सर जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ये उनके खातों को टारगेट कर रहे हैं। रातों रात मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, इंस्टाग्राम हैक हो गया अभी एक फैशन इन्फ्लुएंसर का, और उनके 20,000 फॉलोअर थे, उन्होंने रातों रात उसको बना दिया शॉपिंग वेबसाइट और उस पर आईफोन 12 डाल दिया 25,000 रुपए में। अब जो आदमी जाके देखेगा, अरे साहब इनके तो 20,000 फॉलोअर हैं, और आदमी, हमारी फितरत होती है हम उसी ढाबे पे रुकते हैं जहाँ 10 गाड़ियां खड़ी हों हाईवे के ऊपर। तो हमने जैसे ही देखा 20,000 फॉलोअर, हमने उससे पैसा एडवांस दे दिया और आज तक अपने फोन का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, तो इसमें सतर्क रहें। ये लोग इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हैक कर लेते हैं और उनको रातों रात किसी शॉपिंग मॉड्यूल में बदल देते हैं। ये तो आपने मुझे ही डरा दिया रक्षित जी। पवन जी, चलते चलते आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। मैं समझता हूं कि आज प्रत्येक यूजर को 2 बुनियादी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और वो एक जीवन सत्य के तौर पर सदैव अपने जीवन के साथ रखना पड़ेगा। पहली बात, इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना कुछ चीज भूलता है। तो इंटरनेट को लाइटली ना लीजिए, जो कुछ प्रकाशित करना है ध्यान से प्रकाशित करिए। एक बार आपने जल्दी में कुछ चीज प्रकाशित कर दिया तो आजीवन की आफत आ जाएगी। दूसरी बात, आज क्योंकि इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, रूमर्स फैल चुके हैं, अधिकांश जानकारी जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है या सही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि एक उपभोक्ता होने के नाते आज हम डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में जागृत करें। क्यों? अगर हम हर जानकारी को जब तक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की भावना से देखेंगे नहीं, और जब तक वो इंडिपेंडेंटली कोरॉबरेट हम नहीं कर पाएंगे, तब तक उस पर ना विश्वास करेंगे तो फायदा हमारा होगा। जितने सतर्क रहेंगे, जितने सावधान रहेंगे, उतना ही आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य दोनों ही उज्जवल होने वाला है। जी, मैं क्लोज करना चाह रही थी शो को, लेकिन ये संकल्प का एक सवाल आया, अगर आप में से तीनों में से कोई भी जो आंसर करना चाहे। यूट्यूब पर बिटकॉइन सेलिंग हो रही है, ये क्या किसी तरह से साइबर फ्रॉड में माना जाएगा? देखिए, आज की तारीख में बिटकॉइंस जो है उसको लेकर इंडिया में काफी क्लैरिटी नहीं है। सरकार का मानना तो ये है कि चलिए बिटकॉइंस को इलीगल करार देंगे, और उसके लिए एक बिल भी बन रहा है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ये ग्रे जोन है। इसलिए अगर आप इसकी खरीद या फरोख्त कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर करें। एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बिटकॉइंस हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा के तौर पर माना जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जा सकता है। और क्योंकि धारा 4 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देता है, सो लॉन्ग एज आप बिटकॉइन को एक करेंसी के तौर पर ना खरीदें बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तौर पर खरीदें, तब उसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है और वो कानून के दायरे में आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि हाँ, इंडिया में हम लोगों ने अभी माइंड नहीं बनाया है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। कुछ साल पहले आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, कहा था कि साहब हर वो लोग जो बिटकॉइन के साथ डील कर रहे हैं उन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं दी जाएंगी।
उस पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय ने, और उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि ये चुनौती सही है और उस नोटिफिकेशन को रद्द किया। लेकिन उससे बड़ी बात ये कह दी कि साहब आज के बाद इंडिया में अगर कोई भी एक संस्था है जो कोई भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के मामलों के बारे में जो डिसाइसिव डिसीजन लेगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी और कोई नहीं होगी। आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ठोस पॉलिसी नहीं लेकर आ पाई है। जी उसके बाद खुद ही मुझे लगता है आज हमारा सबसे लंबा शो हो गया, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई कर्णिका जी, मैं चाहूंगी बहुत शॉर्ट में आप जवाब दे दें। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है, साइबर क्राइम हो गया और कोई लीगल रास्ता अपनाना चाहता है, क्या हमारे पास एविडेंस, सबूत होने चाहिए जो हम जा पाए कोर्ट में? देखिए, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आपके सिस्टम पे आया है या ईमेल पे है, कहीं भी है, उसका प्रिंट आउट रख लीजिए। और हमारे एविडेंस लॉ के हिसाब से सेक्शन 65B को जो सेक्शन है उसमें ये बहुत क्लियरली है कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जाएगा। और इसमें जो ओनर होता है डिवाइस का, या तो वो अपना प्राइमरी डिवाइस दे सकता है एज एविडेंस, या फिर वो अपना जो प्रिंट आउट है उसके साथ वो जो एफिडेविट लगा के कि ये कहते हुए कि ये जेन्युइन सिस्टम से जेन्युइन डॉक्यूमेंट निकला हुआ है और ये इस तारीख को निकला था और कोई इसमें कोई टैम्परिंग नहीं किसी तरीके की, ऐसा एक एफिडेविट देने के बाद वो एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो चाहे SMS हो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रिंट आउट ही क्यों ना हो, ये कोर्ट में एज प्रूफ दिया जा सकता है। जी, बट यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा हम लोगों के साथ साइबर वर्ल्ड में ये है कि हम किससे लड़ रहे हैं हम ये जानते ही नहीं। मतलब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे साथ फ्रॉड किसने किया, अपराधी कौन है, उसका कोई चेहरा, कोई पहचान, कोई आईडी होती नहीं है। और आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बिल्कुल उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। उसके लिए IP एड्रेस भी देखा जाता है, ईमेल आया है तो उसका हेडर देखा जाता है, और कई पार्टीज बनाए जाते हैं। जैसे अगर कोई ब्रॉडबैंड कंपनी है उसको पार्टी बनाया जाएगा केस में, या फिर एक पुलिस स्टेशन है तो पुलिस उसे इंक्वायर कर रही है, उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया कंपनी को पार्टी बनाया जाता है। और इस तरीके से जो भी एविडेंस उनके सर्वर पे है उसमें लॉगिन हुआ है, नेट बैंकिंग फ्रॉड ही क्यों ना हो, बैंक का सर्वर पे भी जो कुछ फुटप्रिंट होगा तो वो सब चीजों को यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपके पास डेटा है बस वही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। बट रक्षित जी वन वर्ड में सक्सेस रेट क्या है? हम विक्टिम्स तो बहुत सारे हम लोग कह रहे हैं कि इतने % केसेस बढ़ गए हैं, सक्सेस रेट क्या है? कि कभी कोई पकड़ा जाता है साइबर फ्रॉड्स में? जी पकड़े गए हैं, बिल्कुल पकड़े गए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन हैं अभी चैलेंजेस बहुत हैं। डिजिटल एविडेंस का टाइम पे आना, सर्टिफाइड एग्जामिनर के थ्रू सर्टिफाई होके कोर्ट में जाना, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। और कई बार ऐसे अपराध हैं और अभी ऐसी धाराएं हैं जिनको मैं तो नहीं, हमारे इतने बड़े बड़े लॉ के एक्सपर्ट सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अपनी एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूंगा कि अब 21 साल हो गए। IT एक्ट सन 2000 में बना था, 2008 में कुछ संशोधन हुए थे। मुझे लगता है बहुत पावरफुल चेंजेस की अब जरूरत है, क्योंकि जब हम हैकिंग में और उसके अंदर धाराएं भी लगाते हैं तो वो 3 साल की जेल है और इस तरह की धाराएं जिसमें वो लोग बड़े आराम से बेल लेके बाहर निकल जाते हैं। तो वो दिक्कत बहुत बड़ी हमारे लिए है। तो मैं चाहता हूँ अब IT एक्ट में भी बहुत चेंजेस होने की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, 2 साल हो गए, वो टेबल होना बहुत जरूरी है, तब जाके कानून में। और फिर मैं देख रहा हूँ कि जुडिशरी में बहुत अलर्टनेस है और काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। चैलेंजेस बहुत हैं, आगे बहुत कठिन है डगर पनघट की। हम सबको, जैसा कि पवन दुग्गल जी ने कहा, कि सिर्फ सरकार के भरोसे या एक्सपर्ट्स के भरोसे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारी सावधानियां। सबसे पहले कोई आपसे कहे कि ये OTP आपको भेजा है या इस पे क्लिक कर दीजिए, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, या जैसे किटी बहल ने एक पेमेंट 14,000 रुपए का इनको नुकसान हो गया, किसी अननोन सोर्स को इन्होंने पेमेंट कर दिया, ये सब बिल्कुल ना करें। चाहे आपके पहचान के उससे फोन आए, चाहे आपके फेसबुक फ्रेंड का मैसेज आए कि मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट, मतलब बहुत दुखद है ये बात, लेकिन जैसा पवन दुग्गल जी ने कहा कि अपने मन में थोड़ा शंका हर वक्त रखिए कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है। अगर किसी तरह से सेक्सटॉर्शन या सेक्सटिंग के आप शिकार हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के, तो बिल्कुल ना डरें और डरकर किसी भी अननोन किसी को पैसे ना दें। साइबर सेल में जाएं, मदद मांगे कि आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है ऑनलाइन या स्टॉकिंग की जा रही है, शिकायत जरूर करें, डरकर कहीं पर भी पैसा ना दें और ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। एज आई सेड, वी जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कोशिश करूंगी कि ये सेशन हमारे इन एक्सपर्ट्स के साथ हम और नियमित तौर पर करें, ताकि हम और आप सभी न सिर्फ रियल वर्ल्ड में बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी सुरक्षित रह सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस कॉन्वर्सेशन, और इतने अच्छे इनपुट्स आप सबने दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।